अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज चूँकि हमारा ईद से पहले जो है वो आखिरी प्रोग्राम है। इंशाल्लाह ईद पे तो आपके साथ प्रोग्राम और नशिस्त में मुलाकात होगी ही, लेकिन उससे पहले जो सियासी बातें करने के लिए जो नशिस्त है आज हमारा, चूँकि ईद के बाद ही अब ये बैठक हमारी लगेगी, तो उस पर हम लोग नजर सानी करेंगे आगे के कैसे मामलात रहे। लेकिन नाजरीन, इस दफ़ा ऐसा मालूम होता है कि सियासी एतबार से ईद खामोश नहीं रहेगी। जैसे आम तौर पर, अमूमी तौर पर ईद पुरसुकून रहती थी और थोड़ी सियासी गहमा गहमी भी कदरन बतदरीज कम होती थी, इस दफ़ा की ईद कुछ मुनफरिद और कुछ अलग मालूम होती है। इमरान खान साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि जमान पार्क पर ऑपरेशन होने वाला है और ईद पर इन लोगों का इरादा है मेरे खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए। इस सिलसिले में जमान पार्क में सुना है कि नया गेट वगैरह भी इंस्टॉल हो रहा है ताकि इमरान खान साहब अपनी हिफाजत और इन तमाम चीज़ों के खिलाफ अपनी हिफाजत कर पाएँ, वो कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला इमरान खान साहब को कहते हैं कि जी आप सुकून से ईद मनाएं। और मज़े की बात यह है कि जो कल समात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर मोअज़्ज़ज़ अदालत के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी ये रिमार्क्स थे। उन्होंने ये कहा कि ये जो 5 दिन का हॉलीडे है, ये बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है जिस दौरान मुज़ाकरात का जो मामला है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ यही है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन जो मीडिया की कंजम्पशन के लिए मौक़िफ़ है वो ये है कि जी हम इमरान खान साहब से बात नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ इमरान खान साहब पर भी बात करेंगे, क्योंकि वो तो जिसे कहते हैं कि भर भर कर आजकल इंटरव्यूज़ कर रहे हैं अपने पोटेंशियल कैंडिडेट्स के, जो कि इलेक्शन उनके बिहाफ पर, उनकी पार्टी के बिहाफ पर लड़ेंगे और जिनको उनकी पार्टी का टिकट मिलेगा। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ एक ऑडियो लीक भी हुई जिसमें मुबैना तौर पर इमरान खान साहब से सिर्फ मुलाकात का ही जो रेट है वो 1 करोड़ से ज़ायद है। तमाम मामलात पे बात करेंगे, पॉलिटिकल और अदालती तमाम जो एतबार हैं उनको हम लोग इंशाल्लाह आज कवर करेंगे इस बहुत ज़रूरी नशिस्त में कि होने क्या जा रहा है ड्यूरिंग द ईद वेकेशंस एंड आफ्टर दैट। क्योंकि कुछ दमादम मस्त कलंदर की बातें भी हम सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन नताइज की भी वार्निंग दे रखी है हुकूमत वक्त को। इस बहुत ज़रूरी नशिस्त में हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं शुरका, फौरी तौर पर उनका रुख करती हूँ। जनाब वजाहत मसूद साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, तमाम मामलात पे अपना जो बहुत कैलकुलेटेड और बहुत एक तजुर्बाकार जो एक अपना व्यू है वो हमारे साथ रखेंगे। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो, आई एम वेरी हैप्पी टू होस्ट यू। जनाब तारिक मतीन साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, तमाम मामलात पे आपका भी एक बड़ा ओपिनियनेटेड और स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड व्यू होता है हमेशा से। तारिक साहब, थैंक यू फॉर आपकी भी ग्रेशियस प्रेजेंस के लिए, और आपसे भी आई लुक फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू। और राजा आमिर अब्बास साहब नाजरीन अपने तमाम तर लीगल एक्सपर्टीज़ और ओपिनियंस के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हमें ज़रा लीगली स्पीकिंग हमारी रहनुमाई करेंगे कि ये मामलात किस सिमत में जा रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं कि अगर ये किसी के भी काबू में ना आया तो उस कुव्वत के भी काबू में चीज़ें आ सकती हैं जिस कुव्वत ने ज़्यादातर अक्सरियत सालों मुल्क पर राज किया है। आप फरमाइएगा सर, वजाहत मसूद साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये इमरान खान साहब तो बड़ी एक मुसलसल तनकीद तो कर ही रहे हैं गवर्नमेंट पे, और वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन की भी तैयारी हो गई है और मेरे लोगों को पकड़ पकड़ कर सॉफ्टवेयर चेंज किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं उन लोगों के। इस तरह की चीज़ें 2018 में हम नून लीग की तरफ से सुनते थे, लेकिन ये मुल्क में ये सिलसिला कब ख़त्म होगा सर, ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला? जी हाँ, देखिए, मैं हालांकि बहुत से मामलात पे इमरान खान साहब की राय से इत्तेफाक नहीं करता। अपनी अपनी राय का हर शहरी को हक होता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो उनके रफ़ाका हैं या उनके कारकुन हैं, अगर तो कानूनी तरीके से उनको किसी मामले में दरकार हैं और उनको कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जाए तो वही मुल्क के लिए बेहतर है। ये तरीकाकार जो है ये बलूचिस्तान में या किसी सियासी कारकुन के साथ हो, या मुस्लिम लीग के या तहरीक इंसाफ के या पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन या रहनुमा के साथ हो, यह गलत है। ये एक ऐसी रवायत है जिसे हमें इस मुल्क से खत्म करना चाहिए। अगर हम ये समझते हैं कि हमने अपना कोर्स करेक्शन का कोई फैसला किया है तो ये तरीका उसके लिए मुनासिब नहीं है। इससे हटके जो इमरान खान साहब के खदशात हैं ईद के हवाले से, मैं नहीं समझता कि कोई सियासी हुकूमत जो है वो इस तरह का रिस्क लेगी, क्योंकि लोगों के त्यौहार है, लोग जो है वो उसमें मगन होते हैं। अच्छी बात है, इस मुल्क के लोगों को कहीं तो सांस लेने का वक्त मिले ना। मैं नहीं समझता कि हुकूमत ऐसी ना आकबत दानदेशी कर सकती है। ये मुझे कुछ बेबुनियाद या थोड़ा सी एग्जैजरेशन इस पे मालूम हो रही है। अलबत्ता जो अदालत उज़्मा में मामलात कल और आज जिस तरह से पेश आए हैं, मेरे ख्याल में
वहां भी आंच जो है वो कम हो रही है। जो इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई है उसके बाद आज भले वजारत दिफा का जो मौकफ है उसको मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन जो प्रे ब्रीफिंग में दी गई थी, जो जो इस्तदा की गई थी, प्रैक्टिकली जो है उसे कबूल कर लिया गया है। 27 अप्रैल की तारीख दी गई है नेक्स्ट, और इसका मतलब ये है कि 14 मई वाली जो तारीख थी वो अब अमली तौर पे इस पे इंतखाबात मुमकिन नहीं है। एक और आखिरी बात, जिससे पहले दूसरे अहबाब जो है उस पर बात करें, ये अदालत उज़्मा का मनसब नहीं है कि वो पंचायती तजावीज़ सियासी रहनुमाओं को दें। सियासत का अमल अलग चीज़ है, और अदालत का मनसब जो है वो कानून और आइन के मुताबिक। लेकिन वजाद साहब वो कहते हैं कि 90 रोज की पाबंदी तो आइन में दर्ज है, उससे तो कोई इनहराफ नहीं कर सकता है, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले। वो तो हो चुकी, और मैं आपसे ये भी बात है जी, ये मैं आपसे अर्ज करूं कि 175 और 224 के जो दो आईनी शिके हैं, एक में वजीर आला को असम्बली डिसॉल्व करने का अख्तियार है मुतलक, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों असम्बली डिसॉल्व कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मौजूद नहीं हो। जो आमिर साहब हमारे साथ माहिर कानून मौजूद है, उस पर नजर अपनी राय देंगे। दूसरी बात मैं जो कर रहा हूँ, इससे मुतसादम हमने 175A जो डाली है निगरान हुकूमत की, ये आईनी जो शिक है, ये दुनिया की जमहूरी तारीख में एक अनोखा अजीबुल खलकत तजुर्बा है। इसका मतलब ये है कि 228 नशस्तें बनती हैं रिजर्व सीटें डाल के KPK और पंजाब में। इसका मतलब ये है कि वहाँ कौमी असम्बली की 228 नशस्तों पे जब इंतखाब हो रहा होगा तो सिंध और बलूचिस्तान की मिला के 98 नशस्तें हैं, तो वहाँ निगरान हो। तो अगर हमने, एक तो मेरी राय में ये असूल ही गलत है निगरान हुकूमत का, ये हमारी अपनी सियासी की आदत पे अदम एतमाद है, उसकी दयानत पे। हाँ। तो निगरान जो है वो तो नहीं आते। तो अगर हमारी हुकूमत जो है सियासी हुकूमत जिसे लोगों ने मुंतखब किया हो, अगर हम जमहूरी असूलों पे इतना भी अमल नहीं कर सकते, सॉरी, ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। इस तरह से तो हर वजीर आला जो है वो इंतखाबात से जो है वो कौमी असम्बली की मियाद खत्म होने से जो है 1 साल पहले डिसॉल्व कर दिया करेगा। गलत रिवायत है गोया ये। हाँ, बिल्कुल गलत रिवायत है। इसलिए एक आईनी तरमीम वो अब तो नहीं, इस वक्त तो नहीं हो सकती इन हालात में। उसके लिए नए मैंडेट का इंतजार करना पड़ेगा, फुल हाउस जो है वो इन सेशन हो, तभी ये सर मैं मामला आगे ले जाती हूँ कि इसकी कानूनी क्या इसकी पेचीदगियां हैं, और ये भी एक गलत एग्जाम्पल है। ऐसे ही है राजा आमिर साहब, अगर इस तरह की एग्जाम्पल पड़ जाए, कल जिसकी मर्जी चाहेगी वो असेंबली तहलील करके वो चला जाएगा। और फिर बड़ी दिलचस्प बात है कि वजीर कानून तो ये कह चुके हैं कि जी मेरा ज़ाती मौक़िफ़ था, और उन्होंने किसी के कहने पर जूनियर जजेस को आगे प्रमोशन दी, और इससे वो बाकायदा कौम से माफ़ी भी मांग चुके हैं इस काम के लिए। देखिए, कौम से तो माफ़ी मांग ली, लेकिन जब पानी सर से गुजर गया, वो कहते हैं कि जी हमने माफ़ी मांग ली, वो इस चीज़ पे भी कल को माफ़ी मांगेंगे कि जब ये वो कहते रहे वजीर कानून होने के बावजूद कि जी ये 4-3 का फैसला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये 3-2 का फैसला था, लेकिन वजीर कानून इस पे अड़े हुए हैं। वजीर कानून ने जो कानून साजी हो रही है इस वक्त पार्लियामेंट में, कल गालिबन फिर भी उनको कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ा नासूर है करप्शन का, उसमें जो लॉस थे उनको इतना टूथलेस बनवा दिया गया है कि अभी जो पार्लियामेंट से नैब अमेंडमेंट्स के आई हैं एक्ट, वो बिल्कुल आप उसको अगर आप देखेंगे तो वजीर कानून साहब तो खुद क्रिमिनल लॉयर हैं, वो तो कोई भी केस ऐसा नहीं होगा कि जिसमें किसी को कोई सजा हो पाएगी। फिर वजीर कानून साहब ये भी देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन का अभी अमेंडमेंट का एक्ट आया है, इसमें आइन क्या कहता है और क्या एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए आइन की हैयत को, आइन के स्ट्रक्चर को, आर्टिकल 191 को चेंज किया जा सकता है। ये तमाम चीजें वो हो रही हैं इस वक्त के जो पार्लियामान, जिसको हम पार्लियामानी जमहूरियत कहते हैं, पार्लियामान में जो नुमाइंदे होते हैं कहते हैं जी अवाम के होते हैं, लेकिन वो अवाम की बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी हद तक अपने बेनिफिट्स की एक अनलॉफुल सी अमेंडमेंट्स और लेजिस्लेशन कर रहे हैं। ये जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ है इस वक्त इन योर व्यू पार्लियामान से ज्यादा ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं,
और आप कहते हैं कि ये जो अभी उल्टा ये कि मैं आपको बताऊं, ख्वाजा आसिफ साहब एक अलग बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामान से कुछ सुप्रीम कोर्ट सबक सीखे, और ये सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। वहां पे जो कुछ हो रहा है वो अपनी पावर को कंसंट्रेट रखना चाहते हैं, उसका जो है मरकज जो है सिर्फ एक इंडिविजुअल को रखना चाह रहे हैं वहां पे। हम चाहते हैं कि जो वहां पे पावर जो है डिस्पर्स हो, ताकि वहां भी कोई जमहूरियत आए। जी आमिर साहब, गोया कौन सा गुनाह कर दिया है हुकूमत ने ये तवक्को रखे कि पावर तकसीम हो जाए सुप्रीम कोर्ट में भी? हमसे सीखें, जमहूरियत लाएं। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये ख्वाजा आसिफ साहब मुझे याद है कि जब इसी सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन के आते थे, पीपल्स पार्टी का खिलाफ ये केसेस कर रहे होते थे, रेंटल पावर से शुरू किए और बेतहाशा केसेस में ये इसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक करते थे और कहते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ही तमाम चीजों को देखना है। अब बात हो रही है कि जी आईने पाकिस्तान में जो कुछ दिया हुआ है उसमें यही दिया हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आइन में चीजें प्रोवाइडेड हैं, उसका जो गार्डियन है, उसको जो सेफगार्ड उसको अगर दिया गया है तो वो पार्लियामान से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का यह एक आईनी फर्ज है कि उन्होंने देखना है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अगर ब्रीच होती है तो उसको जो रोकना है और उसको डिक्लेयर करना है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। यही ख्वाजा आसिफ साहब थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जब कासिम सूरी ने किल किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उस वक्त असेंबली रेजोल्यूशन की तरफ चली गई, इमरान खान साहब ने कर दिया, सदर ने भी अलाउ कर दिया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तारीफों के पुल इसी लेकिन वो राजा साहब कहते हैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नहीं थी, वो 5 जजेस का एक फैसला था 5-0 का, और ये जो फैसला है वो कहते हैं ये तो 4-3 का फैसला है, इसमें तकसीम है। तो आप देख लेना, तकसीम नहीं है ना, ये वो कहते हैं, वो ख्वाजा आसिफ हैं इसलिए ये वो कहते हैं। यही 3 जजेस साहिबान जो इस वक्त केस सुन रहे हैं ये उस बेंच में बैठे हुए थे, ठीक है। अब इससे आगे चलिए कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो डिसीजन ये जिस तरफ वो जा रही है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, फिर उसके बाद 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर उसके बाद 4 अप्रैल का डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट के। 3 ये अदालतों के फैसले आए। किस बात आए कि जी आपने चूंकि रेजोल्यूशन हो चुकी है, अब रेजोल्यूशन पे जो बात हुई वजाहत साहब ने जैसे कहा कि अच्छी है या बुरी है या नहीं होनी चाहिए, ये एक ऐसी चीज है कि जो विजडम उस वक्त के आइन साज जो सी हमारी असेंबली थी, उसके बाद 18th अमेंडमेंट आई तो ये पार्लियामेंट ने ही की। इस चीज को अगर खत्म करना है तो पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से करेगी, लेकिन जब तक ये मौजूद है तो ये एक अनफेटेड, एक बड़ा क्लियर सा चीफ मिनिस्टर का राइट है जिसको चैलेंज नहीं किया और सुनिए इसको चैलेंज भी नहीं किया। जब ये रेजोल्यूशंस हुई, ना पीडीएम ने ना नून लीग ने किसी भी जमात ने चैलेंज नहीं किया कि जी परवेज लाई साहब ने ये गलत कर दिया। अब जो ये बात हो रही है कि जी 27 तारीख की दी तो इससे कोई डेट आगे चलेगी, 27 अप्रैल का टाइम दिया उन्होंने, इससे 14 मई का जो इलेक्शन की डेट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। 27 अप्रैल तक उन्होंने कह दिया है, दैट इज लाइक आफ्टर 3-4 डेज कि आपने ये पैसा जमा कराना है। और दिस इज जो ये कार्रवाई हो रही है ये कोई ये नहीं कि दोबारा से उन्होंने हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली है, अब उन्होंने हुकूमत को एक तरह की लास्ट वार्निंग दे दी है और उनको बड़ा क्लियरली बता दिया है कि डिसओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में, डिसओबीडियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की सूरत में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो 204 आर्टिकल में मौजूद हैं, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी है। और साथ ये कहा है कि आप ये भी देखिए कि अगर ये मनी बिल एक सप्लीमेंट्री ग्रांट के हैसियत से आया था और अगर ये पास नहीं होता तो ऐसी सूरत में कैबिनेट वज़ीर-ए-आज़म साहब मेजॉरिटी नहीं है, एग्जैक्टली। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं तारिक साहब की तरफ जाऊंगी, बड़ी जरूरी बातें आपने हाईलाइट की हैं। तारिक साहब ये बताइएगा कि फिर तो इमरान खान साहब, अभी वजाहत साहब इस व्यू के हैं कि उनका जो खदशा है कि ईद पे उनके खिलाफ कुछ होने वाला है, ये थोड़ा वो ज्यादा इसको एक कॉशियस होकर ये वाली बात कर रहे हैं। लेकिन आज F8 कचहरी में, बल्कि कल की ये बात है कि एक शख्स को जो मुल्जिम था उसको बाकायदा कत्ल कर दिया गया। तो इमरान खान साहब का जो उनके खदशात का एक तमस्खर उड़ाने का एक जो हुकूमत का एक इस वक्त एक चल रहा है, वो आप उसको कहते हैं वो जस्टिफाइड है? या इमरान खान साहब के जो अपने जो खौफ हैं
वो वेल प्लेस्ड हैं, उनके पास उनके सबूत वगैरह हैं, या ऐसे ही वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये गवर्नमेंट पे? देखिए, इल्ज़ाम तो खैर नहीं है। ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें वो शख्स कर रहा है जिसपे कातिलाना हमला हुआ, जिसकी टांग में 4 गोलियां लगी हैं। और वो शख्स अगर ये बातें कर रहा है तो कोई भी शख्स जो ये कहे कि झूठ बोल रहा है, जिसको गोलियां नहीं लगी हैं, ड्रामे कर रहा है, वो शख्स तो सुना नहीं जा सकता। जिस शख्स पे हमला हुआ है, जिसको गोलियां लगी हैं, जिसको हमने लहूलुहान देखा है, वो शख्स ही बात कर सकता है और बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। एक दूसरा, इमरान खान को ये ज्यादा लग रहा है या मुबालगा है इसमें कि ईद पर कुछ होगा। ये बात भी गलत है, इसलिए कि इमरान खान के घर पर जब वो नहीं थे तो हमला किया गया था, बाकायदा अदालत में तय किया गया लाहौर हाई कोर्ट में कि किस तरह से आगे जाना है। लेकिन जब वो घर में नहीं थे तब जाके इमरान खान के घर पर कार्रवाई की गई। मालिक घर पर ना हो तो कौन आता है पीछे? जब मालिक घर पर ना हो, घर पे मुलाजिम हो, कोई खातून खाना हो, तो फिर पीछे कौन आता है? ये बात हम सबको पता है ना कि घरों जब मालिकान घर पे नहीं होते तो कौन आता है। तो ये इस तरह से कार्रवाई। उसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो अदालत का ऑर्डर है, इससे पहले वजाद साहब ने बात की थी कि शायद 27 मई, मुझे वजाद साहब की गुफ्तगू में लगा कि वो कह रहे हैं ये 27 अप्रैल है, 27 मई नहीं है, तो 14 तारीख जो है वो आगे नहीं जाएगी। सर आपने सर इला के बता दिया तो ये बात आ गई। अब ये आगे नहीं जाएगी जी, ये अब आगे नहीं जाएगी, इसलिए कि अदालत ने कहा क्या है। मैं ये एक लाइन पढ़ना चाहूंगा जरूर। A disobedience in defiance of the orders of the court can itself have serious consequences। ये बिल्कुल दरमियान पैरा की लाइन। ये शहबाज शरीफ साहब को अदालत ने बता दिया है कि अमल करें, वरना अदालत अमल करवाएगी, और अगर आप फिर अमल नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद वो होगा जो यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुआ है। शहबाज शरीफ साहब को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियां नवाज शरीफ, इनकी जमात इनको इस वक्त समझा रही है, चढ़ जा बच्चा सूली राम भली करेगा, ऐसे कोई भला नहीं होगा शहबाज शरीफ साहब का। वाह, अच्छा, ये आपने ये भी साथ एक बात की है कि उनको कोई, ये कुछ लोग कर रहे हैं वजाद साहब, हकीकतन के कुछ लोग शहबाज शरीफ साहब को विद इन हिज पार्टी चाहते हैं कि जी ये सूली चढ़ जाएं, और उसका ये मतलब नहीं कि खुदा ना खास्ता लिटरली, लेकिन ये कि अदालती जो है वो नाअहली की भेंट चढ़ जाए। आफ्टर द ब्रेक वजाद साहब इसका जवाब फरमाइएगा प्लीज। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी वजाद साहब, ऐसी ही बात है, क्या कोई चाहता है पीएमएलएन से, विद इन द पीएमएलएन, ये पीटीआई के काफी लोग और जैसे इवन एनालिस्ट भी, जैसे तारिक साहब ने ये बात की, कुछ लोग कह रहे हैं तो तारिक भाई को ज़ाहिर अपनी राय देने का हक है। शहबाज शरीफ साहब तो बहुत मुहतात आदमी है, किसी के कहने पे क्या सूली तो क्या, वो तो गीली जमीन पे पाँव नहीं रखते। उन्हें इस तरह से उकसाना मुमकिन नहीं है। नहीं, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, मोर सीरियसली स्पीकिंग। यस, यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो है टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दी गई थी, और उसके नतीजे में वो नाअहल हुए थे और वो घर चले गए थे। मेरे ख्याल में ये जो हमारी सियासी जमातें हैं, ये इस मैदान की वेटरन्स हैं। अब तो बहुत खुशी की बात है कि हम ये कह रहे हैं कि जानते हैं कि तहरीक इंसाफ भी जो है वो 27-28 बरस हो गए उसके क़याम को। पीपल्स पार्टी के 55 बरस की जो है वो तारीख है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून, अगर हम उसे नून वाले तो 90 ऑनवर्ड भी लगाएं, तब भी जो है वो वेटरन्स हैं। मेरे ख्याल में सियासी जमातें इस बात से नहीं घबराया करती। ये उलझी हुई एक सूरत हाल है, बहुत पेक्यूलियर सिचुएशन है। ये पाकिस्तान में की तारीख में खासतौर से 1973 का आइन के नफाज के बाद से ये पहली दफे इस तरह की सूरत हाल पेश आ रही है। सो आई एम होपफुल, आई बिलीव इन दिस sanity and integrity of our institutions, including of course judiciary and parliament. तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, sanity will prevail। ये इस मुल्क के लोगों की एक तारीख है, इसमें इस तरह से किसी के उकसाने से कुछ नहीं होता। इवन इमरान खान भले वो ऐसे मालूम होता हो वो ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बट स्टिल ही इज अ प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल लीडर। और ये जो हमें बार बार जो है इस तरह के कुछ इशारे में दिए जाते हैं कि फिर ये भी हो सकता है। अरे भाई, वो जो हो सकता है वो इस मुल्क में 4 दफे
हो चुका है। और आज यानी वजीर आजम घर जा सकता है, वो आप कहते हैं वो हो चुका है कई दफा। घर जाना तो मामूल की बात है, वो तो हमने 21 घर भेजे, हमने तो इस साल से भी घर भेजे कि हमने तो जो है वो जलसा आम में गोलियां भी मारी हैं, जुडिशली हमने बमों से उड़ाया है, हमने उन्हें जलावतन किया है। वो तो मामूली बात में, वो तो जो आमिर भाई और दूसरे मोहतरम भाई इशारा कर रहे थे, तारक साहब ने जो फरमाया था, यूसुफ गिलानी साहब की नाहली, ये लेकिन वजाद साहब वो कहते हैं कि सिर्फ एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब जिनको जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशनल तरह से घर भेजा गया है, तो उनको आप दीगर के साथ उनका मवाजना नहीं कर सकते? नहीं, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया ना। हाँ, आप मवाजना नहीं कर रहे उनका। ठीक है, मैंने सिर्फ ये अर्ज की थी कि आइन कॉन्फ्रेंस मोशन का वो वज़ार के तरीकाकार मौजूद है, इमरान साहब उसी तरीके से गए, तो इसलिए मैंने उनका नाम भी नहीं लिया इस ज़मन में। मुझे यकीन है कि इसमें से रास्ता निकल आएगा। हमारी सियासी कुफ्तें भी और हमारे रियासती जो स्ट्रक्चर्स भी जो हैं वो मुस्तहकम है। हम कोई खाकुम बदहन, हम कोई सूडान और कोई हिटी और सोमालिया। आपने काफी ऑप्टिमिज्म का इजहार किया है वजाद साहब, लेकिन गवर्नमेंट तो जो है वो ऑफिशियली कहते हैं उनके अटॉर्नी जनरल के हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मौलाना साहब बहरहाल नहीं मान रहे। तो ये आपको लगता है कि ये इसलिए मौलाना साहब के स्टेक्स हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी को सिंध में कोई खदशा नहीं है जी। पंजाब में मुस्लिम लीग को खदशा है और KPK में मौलाना को के तहरीक इंसाफ के साथ बहुत सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। अगर वैसे तो देखिए ना, अपने दही को कोई खटा नहीं कहता, तो हर पार्टी यही कहती है कि हम बहुत मकबूल हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड पे इशारे भी तो मिल रहे होते हैं ना। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज जो है वो ये कैसे कबूल करेगी कि 155 सीटें एट स्टेक हों पंजाब की कुल मिला के, रिजर्व सीट्स मिला के, और कौमी असम्बली की, और एक ऐसी हुकूमत बैठी हुई हो जो जिसके पास 5 वर्ष का मैंडेट होगा। तो वो हमारी तो अनफॉर्चुनेट बात है, नेशनल एम्बैरसमेंट की बात है कि हमारे तो 12 नेशनल असम्बली और असम्बली के जो जनरल इलेक्शन हुए हैं 12 के 12 टेंटेड हैं। ये भी एक इम्प्रेशन ही है कि 1970 वाला जो है वो शफाफ था। नहीं, हमारे मुल्क में कभी शफाफ इंतखाब नहीं हुआ। तो 2018 का सर कहते हैं 2018 की तो असेंबली जो उसको कहते थे कि धांधली ज़दा असेंबली है, उसी असेंबली से वजीर आजम बने हुए शहबाज शरीफ साहब। जी, आपने बजा फरमाया। आपको ये भी तो याद होगा ना कि जब 14 अगस्त को वहां पे हल्फ उठाए गए कौमी असम्बली के अरकान के तौर पर, जिन्होंने उस असम्बली को धांधली की पैदावार कहा था। मैंने अर्ज की ना, हमारी एक हिस्ट्री है। तो 85 वाला बायकॉट आप देख लीजिए MRD का, और 2008 में इमरान खान साहब ने बायकॉट किया था, आपको याद होगा, PDM बनने के बाद 2008। तो उनकी जो है वो ईवान में उनकी जो है वो नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी। तो सियासी जमातों बिल्कुल कहा गया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज शायद ही कोई ऐसा रह गया। अब तो जिन्होंने किया था 2018 में जो कुछ उन्होंने मान लिया है भाई क्या उन्होंने क्या किया था, लेकिन उसके बावजूद उस मैंडेट को तस्लीम, ना सिर्फ ये कि तस्लीम किया गया, बल्कि अगर मेरा हाफजा गलत करता तो मैंने शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो ने इमरान खान साहब को ताउन का यकीन दिलाया था। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल। 18 अगस्त को जब उनको कायदे ईवान मुंतखब किया गया था। लिहाजा ये अब ये आके कहना कि आप धांधली ज़दा कहते थे, तो भैया उस वक्त कहना था ना, जिन्होंने कहना था उनको 25 जुलाई को कहा था। उन्होंने उनसे कहा था जिन्होंने 26 जुलाई को जिलो के ट्वीट किए थे। जी तो सही है। तो इमरान खान साहब के साथ तो वो तो पाकिस्तान के शहरी ही हैं हर तरह से, और अवाम के एक बड़े हिस्से में मकबूल हैं, तो उनसे तो इस पर झगड़ा नहीं किया जा सकता। उन लोगों से जिन्होंने ट्वीट किया है राजा साहब, वो उनसे झगड़ा नहीं किया जा सकता, और उन्होंने खुशियां मनाई थी इस असेंबली के आने पे। एक इसके बारे में भी बताइएगा। लेकिन आप जिस जजमेंट की बात कर रहे थे वो वाहिद कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था एट द एंड ऑफ द डे, राजा आमिर अब्बास साहब, जिसके जरिए पाकिस्तान के वाहिद प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया था, यानी इमरान खान साहब को। वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ जी तारिक साहब। अच्छा, ये जो अभी वजाद साहब फरमा रहे थे, हमारे सीनियर्स में से जो बड़े नाम है उनमें से वजाद साहब उस्तादों की जगह, तो वजाद साहब से तो डिसएग्री मैं नहीं की जरूरत नहीं करूंगा, लेकिन ये जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ 2 बार हुई, हम ये कहते हैं कि अदालती बरतरफी हुई।
ये अदालती बरतरफी थी मियां नवाज शरीफ साहब की। वहां पर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कन्विक्टेड थे। अब इसे आप अदालती बरतरफी कह के मियां नवाज शरीफ साहब को एक बड़े उस पे स्थान पे बिठा देते। ये मियां नवाज शरीफ साहब थे ना जिन्होंने मुशर्रफ से, एक डिक्टेटर से बाकायदा मुआहिदा किया। हमने वो चेहरे नहीं देखे थे जो ब्रीफकेस ले जाकर खुश गए थे इस मुल्क से बाहर, वो जिलावतनी थी या वो डील करके गए थे। इस अदालत को बता के गए 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे कि मैं 4 हफ्ते में इलाज करवा के आ जाऊंगा। अब उसके बाद कहते हैं बुला सकते हो तो बुला लो। ये उस जमात के लोग अब इस मुल्क में अदालत को, हुकूमत को बताते रहे हैं और अब अपने हुकूमत में आने के बाद अपने मुखालिफिन को और अदालत को बता रहे हैं बुला सकते हो तो बुला लो। अदालत उस शख्स को भेजने के बाद अब एब्सकॉन्डर, मफरूर या भगोड़ा कह चुकी है। यह हमारे यहाँ की हकीकत है। इस हकीकत को तस्लीम करने के बजाय हम कहते हैं उस शख्स के साथ ज्यादती हुई थी। वो शख्स जिसके साथ हम ये कह रहे हैं ज्यादती हुई थी, वो इस मुल्क में दूसरी बार कन्विक्टेड है। तो ये अदालत से अब भी जो हुकूमत कह रही है अमल नहीं करेंगे। लेकिन तारिक साहब एक मेरा अर्ज सुनिएगा, वो दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहते हैं कि वो तो नवाज शरीफ साहब ने वो पेशियां गिनवाते हैं कि पता नहीं 300 की कितनी पेशियां थी जो उन्होंने भुगती, उसके बाद वो कन्विक्ट हुए। इमरान खान साहब ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं कि वो तो आने को ही चूंकि तैयार नहीं है, तो अगर वो अपनी पेशियां वो भी पाबंदी से भुगतें, ये गवर्नमेंट का व्यू है, मैं आपके सामने रख रही हूँ, तो वो भी कन्विक्ट हो जाएंगे, कोई देर नहीं लगेगी। तो देखिए बात ये है कि ये जो इमरान खान साहब कर रहे हैं इसमें भी इवेंचुअली होता क्या है, जो अदालत कहती है वही हो रहा है ना। इमरान खान साहब अदालत में जाते हैं, एक अदालत में, दूसरी अदालत में, तीसरी अदालत में, और इमरान खान साहब को एक जगह से रिलीफ मिलता है। उस रिलीफ के मुताबिक ही सब कुछ होता है ना। ये तो नहीं होता कि इमरान खान साहब अदालत से कहते नहीं आ रहा। ये हुआ है, मियां नवाज शरीफ अदालत बुला रही है, एब्सकॉन्डर लिख चुकी है और मियां नवाज शरीफ जमात कहती है नहीं आ रहा। ये रवैया है। अब हुकूमत का भी यही रवैया है। अदालत कहती है फंड्स दो, हुकूमत कहती है नहीं मानते। अदालत, उसके बाद हुकूमत ले जाती है जी कायमा कमेटी में, कायमा कमेटी उसके बाद ले जाती है पार्लियामान में, पार्लियामान कहती है नहीं करते, नहीं देते। आपको करारदाद याद है? ये ऐवान इस हुकूमत से मुतालबा करता है कि सुप्रीम कोर्ट के गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ कार्रवाई करें। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये हमारे यहाँ हुकूमत आइन शिकनी पर इस जगह तक आ गई है, अदालत के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। आमिर साहब बैठे बताएंगे आपको कि अदालत के फैसले को या तो तस्लीम किया जाता है या उसके खिलाफ अपील में जाकर लीगल बैटल लड़कर उस लीगल बैटल को विन किया जाता है। ये जंगल का कानून है, हुकूमत जंगल का कानून लाना चाहती है। एनार्की किसे कहते हैं? एनार्की होती है नहीं मानते। कानूनियत की आप बात कर रहे हैं, नहीं मानते, ठीक है। एनार्की आपने कहा कि उसके भी आगे, ला कानूनियत के भी आगे जंगल का कानून। राजा आमिर अब्बास साहब से इसका जवाब मांगना है, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक। और एक बड़ी दिलचस्प एग्जाम्पल है और एक प्रेपोजिशन है जो कि पिछले गुज़िश्ता रोज कंवर दिलशाद साहब ने हमारे साथ प्रोग्राम में रखी थी, वो भी मैं राजा आमिर अब्बास साहब के सामने पेश करूंगी। स्टे विद अस नाज़रीन। जी राजा आमिर अब्बास साहब, कॉन्स्टिट्यूशनली मैं आपसे पहले भी अर्ज करी थी, आई थिंक मेरा आपसे राब्ता मुनक़ता हुआ था, ये कि इमरान खान साहब वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया। आपका भी क्या इस बात पे आप अग्रीमेंट में हैं? क्योंकि आपने भी एग्जाम्पल दी थी इमरान खान साहब की जो असेंबली डिसॉल्व की गई थी उनकी तरफ से, उसके हवाले से कि ये 3 जजेस उस रूलिंग में शामिल थे। एक तो इस पर जवाब फरमाइएगा, और एक बड़ा सादा गो सवाल आपसे ये भी है कि क्या आइन शिकनी की या तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो सकती है गवर्नमेंट, या आपको लगता है कि इस वक्त सेफ पैसेज है क्योंकि उन्होंने तमाम जो ओनस है वो पार्लियामेंट पे डाल दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि आपने इमरान खान साहब का कहा कि जी उन्हें एक कानूनी तरीके से रिमूव किया गया था। ऑब्वियसली अगर किसी पीटीआई वाले से पूछेंगे तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी ये जो कुछ हुआ था इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश हुई थी। और साजिश एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि हमने कभी नहीं देखा कि 180 डिग्रीज जो जमातें मुख्तलिफ हों और उन 12-13 जमातों को इकट्ठा करना हमें इल्म है, आपके इल्म में है, तारिक भाई के इल्म में है, बाकी इनके इल्म में है कि जी बाप पार्टी, अगर वजाद साहब अगर बाप पार्टी है तो वो कहाँ से चलती है, अगर एमक्यूएम के इश्यूज हैं तो डिसीजंस कहाँ से आते हैं। बट अगेन दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिकली, बट द मैटर वेंट टू द कोर्ट और अदालत
इस नतीजे पे पहुंची कि भले से चाहे साजिश हो, कुछ भी हो, ये जो कासिम सूरी साहब कुछ ऐड कर रहे हैं, राजा साहब, तारिक साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी तारिक साहब। जी जी। अच्छा सॉरी, मैंने कहा था कि मैं आगे ऐड कर लूंगा, लेकिन एक छोटा सा जुमला इस पे मैं दे दूं, फिर आमिर भाई अपनी बात कंटिन्यू कर लें। ये जो है ना कि इमरान खान की हुकूमत वाहिद हुकूमत थी जिसको कानूनी तरीके से रिमूव किया गया। ये तज्जियाकार राय दे रहे हैं या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग राय देते हैं। इस राय को अगर आपको सुनना है ना तो मुस्तफा नवाज खोखर से सुने। वो कहते हैं हम अंदर थे, हमें पता है कि ये कैसे हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया। मिफ्ता इस्माइल का इंटरव्यू सुन लें, वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट अगर हमारे साथ नहीं थी रिमूव करने में तो एस्टैब्लिशमेंट ने मुखालिफत नहीं की, साथ ही दिया होगा। ये उनके कोड। तारिक साहब ये अभी ये वाली बातें करते हैं ना, उस टाइम जब ये हो रहा था उस वक्त तो ये लोग भी सेलिब्रेशंस करने वालों में से एक थे। मिफ्ता इस्माइल साहब उस हुकूमत के नतीजे में आई हुई गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले थे, अब ये बातें करते हैं। उनकी भी टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है। जी राजा साहब, सितंबर तक चले। तारिक साहब ने ये जो नाम गिनवाए उस पर मैं कुछ, आपने कहा अभी बात करनी चाहिए, तो अभी भी बैठे हुए अफराद हैं जिसमें मक्सी साहब हैं, खालिद मक्सी साहब बाप के, और उनके फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये उन्होंने तकरीर की है कि जी हमें आप लाए थे इमरान खान को हटाने के लिए। इमरान खान को हटाने की बात हो रही थी और हमें वादे किए गए थे, हमसे प्रोमिसेस किए गए थे। कहाँ गए वो वादे? जी जी बिल्कुल सही बात है। एहसान इकबाल साहब से उन्होंने ये बात की थी। हाँ, ये बात बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है। फिर आप देखें कि इनके दस्तगीर साहब टीवी पे आके कहते हैं कि जी हम आए थे और हम इसलिए आए थे, बल्कि हमें लाया गया था कि हमने अपने मेगा करप्शन के केसेस को खत्म करना था। इसके अलावा साद रफीक साहब भी अक्सर ये बात कह चुके हैं। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि ये तो पॉलिटिकल एक जोन सी थी, कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन जब अदालत में आया तो अदालत ने कहा कि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाता है तो फिर उसमें असेंबलीज को डिसॉल्व भी नहीं कर सकते वजीर आजम साहब, और नंबर 2 उसने 14 रोज के अंदर अंदर मुकम्मल होना है। तो वो फैसला आ गया, गैर आईनी करार दिया गया। अच्छा था या बुरा था, पीपल जो भी था, फैसला आ गया, हर कोई उस पर बात कर सकता है, लेकिन उसको मानना पड़ा और माना पीटीआई ने। अब बात यह है कि जी माना ही नहीं जा रहा। एक फैसला लाहौर हाई कोर्ट का आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का आया, फिर तीसरा फैसला आया, और फिर क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो कल का ऑर्डर है उसे आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने कहीं ये नहीं कहा डिफाइंस ऑफ, बहुत कम का है डिफाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। वो कह रहे हैं डिफाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, डिफाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। आइन की खिलाफवर्जी पे ज्यादा जोर है, एम्फसाइज है, एम्फसिस है अदालत पूरी उस ऑर्डर में। और ये जो अमल कर रही है गवर्नमेंट, हुकूमत, कैबिनेट का नाम लिया उन्होंने, वजीर आजम साहब का नाम लिया, तो इट मींस के अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट और काबीना प्रॉब्लम में है? वर्षन है, अगर सब वर्षन है तो आइन का आर्टिकल 5 है, फिर आर्टिकल 6 है, फिर 204 कॉन्टेम्प्ट तो है ही है। तो दिस इज नॉट कि वो उनको अपनी पसंद का वो कुछ भी कर ले, ऑर्डर को नहीं माने। ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता। सियासी जमातें भले से करती रहे ऐसा, लेकिन जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो कभी अलाउ नहीं करेंगे कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के साथ अगर इस किस्म का बर्ताव होना शुरू हो गया तो फिर बात तो वही आ जाएगी। और राजा साहब, मैं आपसे जो भी अर्ज करी थी, कंवर दिलशाद साहब ने हमारे पास कहा था गुज़िश्ता रोज के अगर ये कंटेम्प्ट का वो करते हैं प्रोसीडिंग्स तो इसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कहेगी और असेंबली कहेगी हम नहीं जाते। ये मामला जाएगा सेक्रेटरी दिफा के पास, सेक्रेटरी दिफा भी उनको कहेगा कि जी मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं करता। तो ये कंटेम्प्ट की जो कार्रवाई है, ये इसको अमली जामा कौन पहनाएगा? तो ये भी उन्होंने एक डिलेमा बताया था। क्या हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो ऐसे मशवरे देते रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और अब भी मैं तो समझता हूँ कंवर दिलशाद अहमद जो उनसे हैं इस वक्त, उनके 90 डेज पूरे हो गए हैं जिस हुकूमत के वो एडवाइजर हैं, और उन्हें अगर वो कानून को इतना समझते हैं तो किसी कागज पे वो साइन नहीं करने चाहिए, वो मराद फौरन वापस कर देनी चाहिए 90 डेज के बाद। जो वजाद साहब भी हंस रहे हैं, वजाद साहब जी जी जी, उसका वजूद खत्म हो चुका है। सही जी सर, वजाद साहब। मैं आमिर भाई जो फरमा रहे हैं इससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा है।
मैं जरा थोड़ा सा इसलिए हंस रहा था कि यही कंवर दिलशाद साहब 2012 में, अगर मैं गलती नहीं करता, तो ये इलेक्शन कमीशन के अहदेदार भी रहे, गलबन सेक्रेटरी भी रह चुके हुए हैं, सेक्रेटरी भी रह चुके हुए हैं, और उस जमाने में इनके ख्यालात और होते थे। अब यही तो मैं डिलेमा अर्ज कर रहा था कि ये जो हमने 90 डेज की निगरान हुकूमतों वाला तस्वुर इंट्रोड्यूस किया है, उसने हमारी एकेडमिया को और हमारी मीडिया को, हमारे जर्नलिज्म को, जिसे यानी तमद्दनी तौर पे हम फोर्थ एस्टेट कहते हैं, चौथा पिलर, हाँ, वो तो दुरुस्त नहीं आइडिया है, वो तो 3 एस्टेट्स होती थी ना फ्रांस में, उस एतबार से वो एनलाइटनमेंट की मूवमेंट चौथा, उसको हमने करप्ट कर दिया है। लोगों को जो है ये सोच के बात करना शुरू हो गए कि अगले निगरान सेटअप में हमारी जगह बनेगी। दिलशाद साहब भी तशरीफ लाए हैं निगरान सेटअप में, हमारे पास सेठी साहब की मिसाल मौजूद है, इरशाद हक्कानी साहब की मिसालें मौजूद है, हमारे पास मुबश्शिर लुकमान की, और हमारा एकेडमिया साहब, ये निजामी साहब है। तो ये हमने अच्छा नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये मामला सियासी है। सियासी जमातों को एक दूसरे पे इतना एतमाद होना चाहिए और दस्तूर के एम्बिट से कौम की कमिटमेंट इतनी होनी चाहिए कि भाई जब इंतखाबात का ऐलान होता है तो सिटिंग गवर्नमेंट के कुछ अख्तियारात महदूद हो जाते हैं ताकि वो इंतखाब पे असरअंदाज ना हो सके। लेकिन ये निगरान हुकूमत वाला जो हमने तस्वुर लाए हैं, ये आप कहते हैं सिरे से गलत है। आपने शुरू पे भी आपने इसके ऊपर मैं समझता हूँ ये 18वीं आईनी जो एक धब्बा है, स्टेन है। मेरे पास चूंकि वक्त भी इतना था। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाज़रीन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।